बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम कोयटा में मौजूद हैं। एक वर्कशॉप के सिलसिले में आना हुआ और बहुत जो गिला उस वर्कशॉप में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए सहाफ़ी दोस्त एकेडेमिया के लोग, जो सबसे बड़ा गिला उनका वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बलूचिस्तान के मसाइल पे उस तरह से बात नहीं होती जितना हक है और जितने मसाइल हैं। सूबे के इंतखाबात भी हैं और दिलचस्प बात यह है कि जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं उनका रुख भी कोयटा की तरफ है, यानी कि हवाओं का रुख भी कोयटा की तरफ है और कोयटा इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी अहदेदारों से मिल रहे हैं, कुछ लोग उनकी जमात में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। जरदारी साहब भी यहाँ थे, आज उनकी यहाँ से रवानगी हुई है और एक माह कबल हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जब यहाँ पे आए तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्टेबल्स थे वो नून लीग को प्यारे हो गए। इस वक्त अगर मरकज़ की बात की जाए तो वहाँ पे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, वहाँ पे जो निगरान वज़ीर दाखिला है उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है, वहाँ पर जो सेनेट के चेयरमैन है सजरानी साहब उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। और अगर माजी की बात की जाए तो बहुत ही कदावर सियासी शख्सियात इस्लामाबाद में बैठी रही हैं, बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती रही हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, क्या वाकई वो बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने वाले लोग थे? और ये जो बिलखुसूस बाप पार्टी का इमर्ज होना है, जिस तरह से ये मंजर आम पर आई और छा गई, तो इसके हवाले से भी बड़ी बात होती है। तो 2018 में बाप पार्टी कैसे एक प्ले कर रही थी सारी की सारी जो सियासी सूरत हाल है, उसमें वो कहते रहे कि वो एक जो होती है चोट लगाने की बात, वो बाप पार्टी के पास ताकत थी। अभी फिर हमने देखा कि बाप पार्टी में से काफ़ी अहम शख्सियात नून लीग में चली गई हैं। जरदारी साहब को बड़ा यकीन दिलाया गया था कि बलूचिस्तान में जो अगला सेटअप होगा वो उनका होगा। बिलावल साहब दावा तो अभी भी यही करते हैं, लेकिन यहाँ की सियासी सूरत हाल कहाँ जाएगी? आज हल्का बंदियों का ऐलान भी हो गया है, मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, इफ़ एंड बट्स ख़त्म हो गए हैं। बिलखुसूस नवाज़ शरीफ साहब की जो सज़ाएँ ख़त्म हुई हैं उसके बाद तो लगता है कि मामलात किसी शुकूक व शुबहात के बगैर आगे बढ़ेंगे और 8 फरवरी को ही मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। आज हमने यहाँ पे कोयटा में यहाँ के जो सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे कलीग्स हैं उनको ज़हमत दी है। मैं GTV के ब्यूरो ऑफिस में बैठी हुई हूँ कि वो यहाँ आएँ और अपने पर्सपेक्टिव से हमें आगाह करें, क्योंकि वो यहाँ के अवामी मसाइल से भी आगाह हैं। यहाँ की सियासी चालें कैसे बदली जाती हैं, बिसात कौन बिछाता है, कौन उस बिसात पे जो बिछे हुए मोहरे हैं उनको हिलाता है, कौन राइट लेफ़्ट सब करता है, तो ये सारी बातें अब उनसे पूछेंगे। लेकिन जो बहुत ही बुनियादी सवाल है वो ये है कि बलूचिस्तान के सियासी लोग, चाहे वो उन्हें कहा जाए कि वाकई वो अवाम के नुमाइंदे हैं या उनको किसी ने लीडर बनाया है, वो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ इतनी तेज़ी से क्यों बदलते हैं? ये हालिया सालों में तो बहुत तेज़ी से सियासी जो हालातों वाक़यात रहे उसमें हमने देखा कि वाबस्तगियाँ तब्दील हुई, तो उन वजूहात से भी हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सईद साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ है दुनिया न्यूज़ के और सदर हैं बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने हमें वक्त दिया। अयूब तरीन साहब सीनियर सहाफ़ी है, ब्यूरो चीफ़ हैं हम न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया तरीन साहब आपके वक्त का। और बुशरा कमर साहिबा जो हमारी ब्यूरो चीफ़ हैं GTV की यहाँ पे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बलूचिस्तान के मसाइल की नुमाइंदगी करती हुई आपको GTV की स्क्रीन पर नज़र आती हैं। बुशरा, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू गेट देम हेयर। इरफान साहब, सबका रुख आजकल कोयटा की तरफ है, बड़ी जमातों का, और बड़ी जमातें ज़्यादा डिपेंड करती हैं यहाँ की लोकल लीडरशिप पे। जो आज की लीडरशिप है यहाँ पे, आप समझते हैं वाकई वो लोकल लीडरशिप है, वो यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करने वाले सारी शख्सियात हैं, जमातें हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और GTV का कि आप कोयटा में तशरीफ़ लाई, और जो गिले शिकवे बलूचिस्तान के अवाम के हैं, हम मीडिया के दोस्तों की भी बहुत है कि कौमी मीडिया में जिस तरीके से बलूचिस्तान की आवाज़ होनी चाहिए, आधा पाकिस्तान है, इसके मसाइल बहुत है लेकिन उस तरीके से इसको अहमियत नहीं मिलती। और आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और कोयटा में बैठ के इस ठंड के मौसम में यहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों की मसाइल पे बात करी। सबसे पहले जो आपने पूछा कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त जो सियासी माहौल, हालांकि सर्दी है और गर्मा गर्मी सबसे ज़्यादा इस वक्त बलूचिस्तान में है। पिछले माह जब मियाँ साहब आए तो वो उन लोगों को साथ ले गए जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, जिन्होंने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। बलूचिस्तान में बनी बनाई उनकी हुकूमत थी
اور یہ وہی لوگ آج دوبارہ سے میاں صاحب نے ان کو گلے لگایا اور کہا جی وہ بس ماضی میں غلطیاں ہوگی. تو اللہ کرے ہمارے حکمران اور سیاستدان ان غلطیوں سے سیکھتے رہے لوگ، کیونکہ لوگ جو آپ نے ابھی کوشچن کیا کہ جو لوگ شامل ہو رہے الیکٹیبلز جن کا نام ہم لیتے ہیں، بلوچستان میں کوئی نظریاتی سیاست رہی نہیں ابھی. بلوچستان میں یہ بڑی سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ سے یہاں پہ جال بچھا کے جتنے الیکٹیبلز کو گھیرنا ہوتا ہے وہ گھیر کے لے جاتی ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. نظریاتی سیاست جو تھی بلوچستان میں قوم پرست سیاسی جماعتوں کی تھی تھوڑی بہت، اب وہ بھی دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب لوگ ان سے بھی مایوس ہو رہے ہیں. اور اب جو جس طریقے سے الیکٹیبلز کا جو ایک پورا گینگ ہے، اس کو جس پولیٹیکل جماعت میں وہ شامل ہوتے ہیں جی وہ پھر ہوا چلتی ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں ماضی کی اگر جتنی بھی آپ حکومتیں دیکھیں وہ مرکز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مرکز میں جس پارٹی کی حکومت بنتی ہے یہاں پہ بھی اسی کی یہاں پہ نمائندگی بڑھ جاتی ہے. آپ بات کاٹ رہی ہوں لیکن ترین صاحب کی طرف جاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی جب خان صاحب نے تحلیل کی تھی تو اس کے بعد جو سب سے بڑا موقف تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا وہ یہ تھا کہ اگر وہاں انتخابات کرا لیے تو بلوچستان میں تو سارا انتخابی عمل متاثر ہو جائے گا. اس کے علاوہ اب جو انتخابی عمل ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ری شفل ہوا سارا کا سارا سیٹ اپ، جو حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سیاسی جماعتوں میں شمولیت کر رہے ہیں کیئر ٹیکر ہوتے ہوئے، تو اس سے یہ واقعی لگے گا کہ شفاف انتخابات ہیں اور بلوچستان کے عوام کی نمائندگی ہوگی ان انتخابات میں جو ہونے والے ہیں؟ تنزیلہ بہت شکریہ کہ آپ آئی، اور آپ میں تو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں سینئر ان کو کوئٹہ بلایا اور بلوچستان کی آواز آپ کے پروگراموں کے ذریعے جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک پہنچ رہی. میرے خیال میں اگر ہم بات کریں نواز شریف کی یا پیپلز پارٹی کی، تو وہ ہوا اس وقت بدلی جب نواز شریف صاحب نے لندن سے وہ طے کر لیا کہ پاکستان آنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے بھی دیکھا، سب نے بھی دیکھا، نواز شریف صاحب جب کوئٹہ آئے 2 دن انہوں نے سرینا ہوٹل میں پڑاؤ ڈالا. اور اس وقت جو ہمارے الیکٹیبلز ہم بات کرتے ہیں کوئی 50 کے قریب الیکٹیبلز اس میں شامل ہوئے. حالانکہ یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جن کے اس سے پہلے 1 ہفتہ پہلے تک زرداری صاحب سے رابطے تھے. اس میں خط لکھے ہوئے تھے انہوں نے زرداری صاحب کو اور کہا ہوا تھا کہ ہم شامل ہو رہے ہیں. یہ اچانک راتوں رات یہ چینجز آئے تو اس میں تو بلوچستان کے عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اب تک جو لوگ شامل ہوئے شاید اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اپنا فیصلہ بھی. لیکن جب یہ حکومت چینج کر رہے تھے نون لی کی تو اس وقت بھی تو زرداری صاحب واز آن بورڈ نا، مل کے کیا تھا انہوں نے. بالکل مل کے کیا تھا، لیکن اس وقت دیکھیں نا پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس ملک کے جو عوام ہے اس کی معاشی حالت، جو لوگوں میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، تعلیم کی صورتحال خراب ہے، صحت کی صورتحال خراب ہے، ان پہ انہوں نے بات کی تھی. لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی اس کے بعد پی ڈی ایم کی صورت میں جو لوگ آئے اقتدار پہ، جس طرح انہوں نے قابض ہوئے اور انہوں نے میرے خیال میں 16 ماہ میں جو کچھ کیا، اس کا وہ نتیجہ ہے کہ آج آپ کوئٹہ شہر میں ہر بندے سے آپ جب بات کریں گے تو آپ اسے ریئلٹی میں بات کریں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، تو وہ کہتا ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں، وہ صرف اور صرف ان جماعتوں کے جو کرتا دھرتا ہے جنہوں نے 16 ماہ میں پی ڈی ایم کے خلاف سینٹیمنٹ ہے، پی ڈی ایم کے خلاف سینٹیمنٹ ہے. اور یہی وہ نتیجہ ہے. میرے خیال میں اگر اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ، یہ جماعتیں جو ہے جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے، وہ اگر سارے مل کے بھی وہ اکثریت حاصل کریں گے جس کی ان کو ضرورت ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی، تو ان کے قائدین تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جیل کے اندر بھی ہے اور اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں پھر عدالتوں کا بھی ایک اپنا مزاج ہے کہ نواز شریف کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ ایسا ایسا ریموو بھی ہو رہا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے. میرے خیال میں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے 8 فروری کو. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو جو رزلٹ ابھی ہم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے یا جو دیکھا جا رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا، بالکل الگ ہوگا. اچھا، آپ خیر وہ تو دیکھیں الیکشن والا دن جو ہے نا وہ بہت ایک کہتے ہیں کہ اس دن اصل کہانی پتہ چلتی ہے. اس سے پہلے تو میں اور آپ جتنی مرضی کیا سرائیاں کر لیں، پولز والے جو مرضی پولز دیتے رہیں، شاید وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں کرتا. بشرا، کن ایشوز پہ پاکستان کے اس سب سے بڑے صوبے میں
होती है पॉलिटिक्स, जब इंतखाबात हो रहे होते हैं तो उस वक्त भी वही इश्यूज़ गर्दिश कर रहे होते हैं, या इंतखाब की सियासत में कुछ और नारे और इश्यूज़ पे बात करने के लिए बड़ी जमातें भी आ जाती हैं, यहाँ की लोकल जमातें भी। फिर कौम परस्तों की भी यहाँ पे बात हुई कि जो कौम परस्त लीडरशिप थी, ज़ाहिर है वो एक नज़रिए की बुनियाद पे हमेशा एक जद्दोजहद करती रही है, लेकिन वो नज़रिया तो कहीं ना कहीं वो बैक बर्नर पे रख देते हैं, हुकूमतों का हिस्सा बन जाते हैं, फिर हुकूमतों से निकलते हैं, दोबारा नज़रिया उठा के आवाम के पास चले जाते हैं। लोग समझते हैं इस सारे गिमिक को कि ये सब पॉलिटिक्स है और ये सब दिखावा है। बिल्कुल, देखें तंजीला, तो लोग काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, चाहे मरकज़ से कोई पार्टी यहाँ उठकर आए या यहाँ की कौम परस्त जमात हो, तो वो सबसे पहले अपना जो टारगेट बनाती है वो मिसिंग पर्सन का इशू होता है कि मिसिंग पर्सन के इशू को वो इतना फेवर करना शुरू कर देते हैं कि लोगों की सिंपैथी हासिल कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह जो है इनकी सिंपैथी हासिल करने के बाद इनका वोट जो है वो भी हमें मिलना शुरू हो जाए। और शुरू के दिनों में हम देखते हैं कि यही सिलसिले जो हैं वो चलते भी जा रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीज़ें जो हैं वो साइड पर होना शुरू हो जाती हैं और फिर से वही पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है। दूसरा, बलूचिस्तान का जो मसला है वो सी पैक के हवाले से भी जो है वो काफ़ी उठाया जाता है। गवादर जो है वो बिल्कुल टारगेट पे रहता है कि वहाँ के जो मसले मसाइल हैं, वहाँ के लोगों के जो इश्यूज़ हैं, उनको जो है हम देखते हैं कि सियासी जलसों में कई मरतबा तकारीर का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन चीज़ें जूं की तूं हैं। बलूचिस्तान के लोगों को उस तरह से किसी भी मामले में कोई इस्तिफादा जो है वो हासिल नहीं होता। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बहुत फ्रैंक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ज़ाहिर है मैं इस्लामाबाद से बैठ के जब बलूचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेजेस को कवर करती हूँ, मैं जब बजट की अमाउंट देखती हूँ, मैं जब जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें से मैं देखती हूँ कि कितना हिस्सा आता है बलूचिस्तान को। अब तो NFC अवार्ड एक बहुत पुराना मुतालबा था और वो मुतालबात भी पूरे हो गए। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे डेवलपमेंट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो किसका कसूर है? बुशरा, पहले आप बताएं, ये वहाँ मरकज़ का कसूर है? ये जो यहाँ लीडर, तो मतलब वज़ीर आला जो भी यहाँ पे रहा वो तो यहाँ का वज़ीर आला था ना, वो मरकज़ ने तो नहीं भेजा था, मतलब मेरे गांव से तो नहीं आया था, वो यहाँ के किसी गांव का वज़ीर आला था। किसका कसूर है? देखिए, यकीनन कसूर यहीं के लोगों का है, क्योंकि जब पैसा वहाँ से आता है और किसी डेवलपमेंट के लिए आता है तो उसमें सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे पहले भी जब हुकूमत बनी तो वो 2.5 साल तेरे 2.5 साल मेरे वाला हिसाब चलता रहा। तो उसमें 2.5 साल पहले जब मालिक बलोच साहब का दौर था तो जो प्रोजेक्ट्स आए वो उनके बाद आने वाले वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए और मामलात रुक के उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स शुरू करवा दिए। उनके बाद जब दूसरी हुकूमत आई तो लाजमी बात है वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आई। जाम साहब के दौर में हमने देखा कि काफ़ी बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के काम हुए, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी आए, लेकिन जब जाम साहब की हुकूमत का तख्ता पलटा गया बलूचिस्तान में तो यहाँ पर मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो और उनके दरमियान जो कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, सियासत से हटकर भी कुछ ज़्यादती इख्तलाफात थे, तो उसका खमियाजा यकीनन बलूचिस्तान की आवाम को और बलूचिस्तान में जारी जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर उसके असरात पड़ना शुरू हो गए। वो प्रोजेक्ट्स कई मकामात पर रोके भी गए। डिसकंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप है। तरीन साहब, आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों को कसूरवार समझा जाए? क्योंकि सच्ची बात है, हम भी वहाँ बैठ के जो गिले शिकवे सुनते हैं और हम खुद भी जो बलूचिस्तान के लिए करते हैं उसका ज़्यादा रुख हम भी इस्टेब्लिशमेंट और मरकज़ की तरफ करते हैं। यहाँ के लोग शायद कहीं ना कहीं बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। असल में ये कोई बलूचिस्तान की एक अपना जोग्राफियाई वो एक हैसियत है, क्योंकि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है एक लिहाज से। फिर आप देखें कि जितनी भी कौम परस्त जमातें, उनका हमेशा एक गिला रहता है कि वोट का जो नवाज शरीफ कहता है वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन बलूचिस्तान में वोट का इज़्ज़त नहीं किया जाता है। ख़ुद अभी गुज़श्ता दिनों डॉक्टर मालिक बलोच ने भी कहा था कि लोग एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, कामयाब कोई और उम्मीदवार हो जाता है बलूचिस्तान में। तो एक हमारा एक बहुत बड़ा मसला है और उसके नतीजे में जो लोग आते हैं इक़्तिदार में, जिस तरह अभी इलेक्टेबल्स की हम बात कर रहे थे, तो उनका कोई अपना एजेंडा नहीं होता है, उनका कोई मतलब आवाम के लिए एजेंडा नहीं होता है। अपने लिए उनके सारे जो भी एजेंडे होते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है, उनके पर्सनल लाइफ के लिए, उनके कबीले तक वो रहता है। उसकी वही वो वजूहात होते हैं जिसकी बुनियाद पे बलूचिस्तान में जो तरक्की का अमल है। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड में देखें तो जितना पैसा बलूचिस्तान को मिलता है उस हिसाब से अगर आप परसेंटेज निकालें तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो बलूचिस्तान में ही होता है। उसकी एक बड़ी वजह है कि ज़्यादातर जो इलेक्टेबल्स है वो वहाँ पब्लिक को जवाब देना ही है, अपने आवाम को, अपने लोगों को जवाब देना है, क्योंकि उनके बताया जाता है या उनको ये पता होता है कि हमें किसी और ने इस सीट पे बिठाया,
तो बजाय कि मैं आवाम की खिदमत करूं, क्यों ना उनको उनकी खिदमत करूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बिठाया। और ये बलूचिस्तान की एक बड़ी बदकिस्मती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि इस सूबे में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो भी आता है कम से कम पब्लिक के, आवाम के ओर से जो बंदा आएगा तो लोग फिर उसका एहतसाब भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इलेक्टेबल आता है तो वो किसी एहतसाब से उसका कोई वास्ता ही नहीं होता है और उस एहतसाब से बालातर होता है। अच्छा जी, इलेक्टेबल्स की सियासत है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के जितने जहाँ पे इंतखाबी कल्चर है उसी का हिस्सा यहाँ पे भी हमें वही अक्स नज़र आता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बड़े इश्यूज़ क्या हैं वो भी इन सहाफ़ी दोस्तों से पूछेंगे कि जिन इश्यूज़ पे बहुत देर से वादे वईद हैं, जिन इश्यूज़ के लिए अप्रूवल्स भी शायद हुए हुए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो इश्यूज़ उस तरह से हल नहीं होते। गवादर के लोगों की महरूमी का मसला है, बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी का मसला है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मसला है, तरक्की का मसला है, फिर लोकल गवर्नमेंट और गवर्नेंस, ये दोनों चीज़ें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। कुछ इस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं बलूचिस्तान के सहाफ़ियों से, बलूचिस्तान के मसाइल और यहाँ की सियासत पर। वैसे गवर्नेंस के इशू के ऊपर कभी बुशरा हमने यहाँ पे कोई बहुत बड़े धरने नहीं देखे, क्यों? अगर गवर्नेंस ही मसला है और एक आम आदमी को ये समझ है कि जिन्होंने गवर्न करना है उस तर्ज़ हुक्मरानी में हमें हमारा हक़ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लिए जो तरक्की के वादे हैं पैसे कहीं और जा रहे हैं। और करप्शन का बहुत लोगों से मैंने सुना है कि बलूचिस्तान में बहुत करप्शन है। मतलब पंजाब में कहते हैं खाते हैं लगाते भी हैं, सिंध में कुछ और कहते हैं, और यहाँ पे शायद कहते हैं कि सारा शायद खा ही जाते हैं, बहुत थोड़ा है जो ऑन ग्राउंड है। अगर मैं एक लम्हे के लिए, क्योंकि ये सब कही सुनी बातें हैं, बगैर एविडेंस के एक सहाफ़ी को इस तरह की बात नहीं कर, लेकिन हम मानते हैं एक लम्हे के लिए कि सही सारी बातें हैं। आम आदमी गवर्नेंस पे क्यों नहीं बाहर निकलता? लाशों पे सियासत क्यों है? मिसिंग पर्सनस पे सियासत क्यों है? अफ़गानियों के जो अफ़गान बाशिंदे उनके ऊपर सियासत क्यों है? देखिए तंजीला, लोगों को अब शायद पता चल चुका है कि वो जितना भी शोर कर लें इस मामले पर गुड गवर्नेंस के हवाले से, कहाँ कि शोर यहाँ हुआ है? हो, मैं वो पूछ रहा हूँ, आपने कभी देखा कोई ऐसा धरना? नहीं, ऐसा कोई धरना हमने, हक दो तहरीक तो के सबसे ज्यादा है। नहीं, अभी है, पुरानी बात कर रही हूँ कि पिछले 8-10 सालों में नहीं, इससे पहले तो नहीं देखी, लेकिन अब हक दो तहरीक जो है मौलाना हिदायतुर रहमान, उन्होंने स्टेप लिया है और वो काफ़ी अरसे बैठे भी रहे। उनका सबसे तवील धरना जो है वो गवादर में जारी रहा और अब भी स्टिल वो हर इस तरह के मामले पर कोई ना कोई एक अपना धरना या एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन उनके अलावा हमने नहीं देखा कि कहीं पर भी कोई ऐसी यहाँ की कॉम्प्रेस जमात हो या ख़ुद शहरी निकलकर, आवाम निकलकर इस मामले पर कभी कोई बात करना चाहें। आवाम तो खैर दिल बर्दाश्ता हो चुकी है। अब गुड गवर्नेंस तो आप छोड़ ही दें, एक छोटा सा भी इशू होता है तो लोग बोलते हैं कि हम रोड पर क्यों जाएँ एहतजाज करने, जब हमें पता है कि एहतजाज करने के बावजूद भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा। तो वो अब किसी भी मामले पर निकलना चाहते ही नहीं हैं। हक दो तहरीक ने ये कदम उठाया है और हमें देखकर बड़े, मतलब हम खुद सरप्राइज़ हुए कि मकरान डिवीज़न से जिस तरह से लोग सबसे बड़ी रैली और एहतजाज लेकर वहाँ पहुँचे, धरना दिया, और जितने भी दिन वहाँ वो बैठे रहे उन्होंने किसी किस्म की कोई कमी बेशी का कोई गिला नहीं किया कि वहाँ पर उनको कोई किसी खाने की ज़रूरत है, पानी नहीं मिल रहा। वहाँ के लोग खुद उस जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि मैं विज़िट करके आई हूँ वहाँ पर, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि एक टाइम का खाना है तो दूसरे टाइम का नहीं है। वहाँ उन्होंने इकट्ठा किया अपने आसपास से और फिर भी उस धरने का हिस्सा बने रहे, बैठे रहे। उनके हौसले जो है वो कहीं पर भी पस्त होते हुए नज़र नहीं आए। तो उन्होंने सिर्फ ये एक इनिशिएटिव लिया और उस पर वो अभी तक कायम व दायम है। देखें, उसका नतीजा तो ऐसे तो कोई सामने नहीं आया। कुछ उनके मुतालबात, क्योंकि सिर्फ उनका गुड गवर्नेंस का ही मामला नहीं था, कई उनके मुतालबात थे, 21 मुतालबात थे जिनके लिए वो बैठे थे। कुछ हद तक उनके जो मुतालबात तस्लीम हुए वो तो हो गए, लेकिन उसके बाद वहाँ एक मिसहैप ऐसा हो गया कि जिसके बाद हक दो तहरीक के ऊपर एक FIR भी दर्ज हो गई और फिर वो उनका जो मामला था वो कहीं रफा दफा हो गया और अब तक जो है वो पेशियाँ भी भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कि अवाम मायूस हो चुके हैं। अयूब साहब, अवाम जो हैं वो मायूस हो गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली यहाँ पे जो बेनिफिशरीज़ पूरे निज़ाम के रहे हैं वो यहाँ के लोकल सरदार और नवाब्स हैं। दे हैव बीन इन पावर फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड। सेनेट में उनको नुमाइंदगी हमेशा मिली है, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। उनका क्या रोल आप देखते हैं सारे पूरे प्रोसेस में? क्योंकि ज़ाहिर है अब ये वो कॉलोनियल ज़माना तो रहा नहीं है, 2023 है जहाँ पे मामलात बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो आपको लगता है कि वो
उस पुरानी सदी के मसाइल में अभी तक उलझे हुए हैं, या जानबूझ के आंखें बंद कर लेते हैं कि बस हमारा एक काम चलते हैं, बाकी सब ठीक है? तंजीला, मैं थोड़ा सा इस पे बुशरा को फेवर दूँ। गवादर की अगर हम बात करें, देखो मैं इससे पहले भी मैंने बार बार ये कहा कि बलूचिस्तान का असल मसला जो है वो यहाँ के लोगों का एहसास महरूमी है। मसला है गवादर पोर्ट या सी पैक या रिकॉर्डिक की अगर हम बात करें, क्योंकि बलूचिस्तान के पास समंदर भी है, बलूचिस्तान के पास मादनियात भी है, बलूचिस्तान के पास एग्रीकल्चर भी है, बलूचिस्तान के पास लाइव स्टॉक भी है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बलूचिस्तान के पास नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान के जो लोगों के पास अगर कुछ नहीं, वो इख्तियारात हैं। बलूचिस्तान के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके फैसले क्वेटा में नहीं होते, वो इस्लामाबाद में होते हैं। वो इस्लामाबाद का एक सेक्रेटरी आता है, यहाँ से एक नेचुरी बन के मैं कथा कलामी करना चाहती हूँ। नहीं, इसी में ऐड कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला अवाम का एहसास महरूमी है। अवाम जो है वो उसका एहसास महरूमी कहीं पे भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में था, नाम के ऊपर इशूज़ थे, फाटा के लोगों के मसाइल, ज़ाहिर है वो वहाँ की, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि सब उठाएंगे डंडे और जाके किसी पे धावा बोलेंगे। उन्होंने किसी लीडर के, तो लीडर्स तो यहाँ के, मैं ये कहूँ लोकल्स तो रहे हैं, उनको भी बताया ना मैं साहब। बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। देखो ये 2013 की जब अगर हम इलेक्शन की बात करें, डॉक्टर मालिक बलोच की हुकूमत बनी, तो उसने तो बहुत सारे काम किए अपने इलाके में, तुर्बत में। अगर ये मतलब उसको रहने दिया जाता तो शायद दूसरे इलाकों में भी वो काम होता है। लेकिन ये नहीं कि हमारे सारे के सारे लीडरशिप जो है बहुत ज़्यादा करप्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसे भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने काम किया, उसके मुकाबले में देखो बिजाम साहब की बुशरा ने बात की, उनके दौर में बहुत सारे काम हुए। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है अगर कोई काम करता है वो भी हमारे लोगों को पसंद नहीं होता है। वो कहता है कि उसके मुकाबले में जब कुद्दूस आया तो वो 3-3 दिन वो गायब रहता था, 3-3 रात वो गायब रहता था। उसका भी ये बताया गया था कि भाई वो उस पर इतना प्रेशर ज़्यादा है कि वो न पब्लिक को फेस कर सकता है, न जिनका प्रेशर है उनको फेस कर सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और फिर बात करते हैं हम डेवलपमेंट की। गवादर में आज भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, आज भी पानी का मसला है। चमन बॉर्डर पे आज भी लोग बैठे हुए हैं, 40 दिन हो गए वो एहतजाज पे बैठे हुए। उनके मतलब हमारे जो आज तो वज़ीर आज़म आपका है, चेयरमैन सेनेट आपका है, चीफ जस्टिस यहाँ का है, तो आज क्यों नहीं कोई आवाज़ जारी वहाँ पे? मैं कह रहा हूँ कि आप तो हमें कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आपका है, वज़ीर दाखिला आपका है, चीफ जस्टिस हमारा है, और भी बल्कि चेयरमैन सेनेट ने कितना दौरा किया बलूचिस्तान का। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ एक बार कोयटा है, वज़ीर दाखिला मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं कि वो कोयटा है, जब से वो निकला एक बार है। तो ये हमारे उसको भी छोड़ दे, हमारे जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, जो सेनेटर साहिबान हैं, वो जब इलेक्ट होते हैं तो वो फिर इस्लामाबाद के हो जाता है। इस पे हमने कई बार इनसे एहतजाज भी किया कि कम से कम आप जिन लोगों से आप वोट लेते हैं, जिन लोगों से आप वादे करते हैं, अब तो वादे भी जो है वो किसी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं, किसी के पास नहीं कि हमने आपके हेल्थ के क्या करना है, आपके एजुकेशन के लिए क्या करना है, आपके सड़कों के लिए, मवासलात के लिए हमने क्या करना है, लोगों को रोज़गार के लिए हमने क्या करना है। कल बिलावल साहब जो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने तो बता दिया था कि उनके पास यूथ का, उन्होंने कहा था कि हम कार्ड लाएंगे, मजदूर कार्ड लाएंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ की जो सियासी जमातें, जो कौमपरस्त जमातें हैं, वो अक्सर वोट लेते हैं कौमियत के नाम पे। पश्तून कौमपरस्त पश्तून ज़बान के नाम पे लेता है, बलोच कौमपरस्त जो है बलोच ज़बान के नाम पे लेते हैं, दरमियान में जो मजहबी जमातें हैं वो इस्लाम के नाम पे वोट लेते हैं। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है फिर वो तमाम जो चीज़ें वो भूल जाते हैं। फिर वो अच्छा, आपने यूथ की बात की, मैं अगले सेगमेंट में एक्चुअली आपसे बलूचिस्तान की यूथ की बात ही करना चाहती हूँ। बहुत जो कहिए कि जब उनसे बात होती है, चाहे वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में हैं थोड़े से, लेकिन जब भी कभी मौका मिलता है इंटरेक्शन का तो वहाँ पे महरूमी की बात होती है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। बलूचिस्तान की यूथ किसकी तरफ देखे, और यहाँ का जो एक पुराना एक कबायली माहौल और रवैया रहा है, उसको तब्दील करने के लिए यूथ आज की क्या रोल प्ले कर सकती है, कुछ इस पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे हैं बलूचिस्तान के सियासी हालात, मुआशी हालात, मुश्किलात बहुत हैं, और ज़ाहिरी बात है बलूचिस्तान का जो जोग्राफियाई सूरत हाल, यहाँ का टेरेन, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के जो कुदरती हालात हैं, अगर उनको देखा जाए,
اور تو شاید کچھ مشکلات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ مشکلات ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، جس میں سب سے بڑا مسئلہ کیپیسٹی کا عرفان صاحب۔ میں اس دن کچھ افسر شاہی کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہ کیپیسٹی تو میں نے کہا یہ تو ہم 22 سال میں صحافت کرتے ہوئے ہو گئے، اور جب ہم نے بلوچستان کو پہلے کور کرنا شروع کیا تو سب سے پہلی بات آتی تھی کہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہاں کا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، باقی کیپیسٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک سسٹمیٹک طریقے سے بلوچستان کو ہر چیز سے پیچھے رکھا گیا۔ یہ میں آج کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ ماضی کی بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پر ہمیشہ سے اقتدار جن کے ہاتھوں میں رہا ہے، وہ آپ نے پہلے بھی بات کی کہ یہیں کے لوگ تھے۔ میں بالکل اس پہ آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہیں کے لوگ تھے، اور یہیں کے لوگ ہی ہماری پسماندگی کا بھی ذمہ دار بھی تھے۔ یہاں پہ نوجوان جس کی اگر آپ بات کریے، آپ نے اپنے ابھی میں نوجوانوں کی طرف آؤں گی، پہلے مجھے بیوروکریٹک اس پہ بتا دیجیے۔ بالکل، اس میں یہاں پہ کیپیسٹی کا بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ یہاں پر جو آپ فاٹا میں دیکھ لیں، اپنا کے میں دیکھیں، ان کا بھی پنجاب کے ساتھ مقابلہ تھا، اور انہوں نے پھر کیا، اپنے لوگوں کو پڑھایا، اور آپ نے بیوروکریسی میں آج آپ دیکھیں ہماری چاہے ادارے جتنے ہوں، وہاں پہ آپ کا کے کا جو اچھی خاصی نمائندگی ہے۔ بیوروکریسی کی زیادہ غلطی ہے، سیاستدانوں کی زیادہ غلطی ہے؟ یہ دونوں نے مل کے ایک دوسرے کہتے ہیں نا، وہ جیسے ہم سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے رہتے ہیں کہ ان کا نیکسس اور ان کے تعلقات، یہاں پہ افسر شاہی اور عوامی نمائندوں کے معاملات کو کس طرح سے دیکھتی ہیں بلوچستان میں؟ دیکھیں، شروع سے ہی یہاں پر بیوروکریسی اور عوامی نمائندوں کے درمیان جو ہے اختلافات رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم جب بھی جاتے ہیں اور کوئی اس طرح کے معاملات کوئی خصوصاً جب سیکٹریٹ کی حد تک آتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں ان کے درمیان جو کلیشز ہے اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کون عوام کے حق میں ہے یہاں پہ، افسر شاہی ہے یا عوامی نہیں، دیکھیں افسر شاہی کہیں نہ کہیں تو پھر بھی فیور کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے نمائندے ووٹ لیتے ہوئے تو میں وہی بات ہے کہ عوام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی دہلیز پر آپ کے مسائل حل ہوں گے، لیکن وہ دہلیز تو دور کی بات، دور دور تک وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن کہیں نہ کہیں افسر شاہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حد تک مسائل، عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر وہ بیوروکریسی جو ہے وہ عوامی نمائندوں سے لڑتی جھگڑتی بھی نظر آتی ہے کہ اس میں عوام کا مفاد کہاں ہے۔ اچھا، یہ مجھے مثبت بات آپ نے بتائی۔ میں اس پہ تھوڑا سا میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں کہ آپ بلوچستان سے بیوروکریسی کا بھی تعلق بہت سے لوگوں کا یہیں سے بلوچستان سے تعلق ہے، اور اسی طرح ہمارے اس بڑے بڑے سیاستدانوں کا آج بھی دیکھیں ان کے گھر، ان کے بچے، ان کے لوگ کہاں ہیں؟ یہاں نہیں ہے۔ یہ تو پورے میرے خیال میں پاکستان کا بھی ہے، یہ پاکستان کا بھی ہے۔ اچھا، آخر میں بشرا پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، بلوچستان کا نوجوان، اس کے لیے کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے موجودہ سیاسی نظام میں، قومی سطح پر، صوبائی سطح پر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سلور لائننگ ہے جہاں سے یہ سوچا جائے کہ ہاں اس نوجوان کو شاید ہم امید کی طرف واپس لے کے آئیں، جس کو آپ سب کہتے ہیں کہ آپ سب کے بقول، جو یہاں کے لوگ ان کے بقول وہ مایوس ہے؟ بالکل، دیکھیں بلوچستان میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگاری سے اس حد تک تنگ آ گئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غلط راستے اختیار کرنے لگے ہیں۔ جہاں منشیات کے عادی ہو رہے ہیں وہاں کرائم میں حد سے زیادہ ریشو بڑھ چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ بلوچستان میں اس طرح سے نوکریاں آئی نہیں، نوکریاں ملی نہیں ہمارے نوجوان کو، تو لازمی بات ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ آنے والے الیکشنز میں، آنے والے انتخابات کے بعد کون منتخب ہو کر آتا ہے اور بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کیا سوچتا ہے، اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن بلوچستان کے نوجوان ضرور جو ہے وہ وفاق کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور صوبے کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ کل جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے جلسہ کیا اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے جو ہے یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے، ان کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا کریں گے، ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ہنر سکھائیں گے، ہنرمند بنائیں گے تاکہ انہیں آگے نوکریوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا، یہ میرا سوال تھا ترین صاحب سے کہ ایک تاثر یہ ہے، کریکٹ می اگر یہ تاثر غلط ہے، کہ شاید جو کوالیفیکیشنز کا معاملہ جب آ جاتا ہے تو بلوچستان کا نوجوان کوالیفائی نہیں کرتا ان ملازمتوں میں، اس کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتا جو کرائٹیریاز ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوتاہی ہوئی تعلیمی نظام؟ اس میں زیادہ کوتاہی نہیں، میں نے کہا ایک سوچ اسلام آباد میں اس طرح ہے کہ بلوچستان کے لوگ کوالیفائی نہیں کرتے، وہ ایک سوچ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات بشرا نے بات کی، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ قدوس بزنجو صاحب نے جانے سے پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ محکمہ تعلیم میں 9,000 کے قریب پوسٹیں تھی، انہوں نے کہا تھا میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اس کو فل کروں گا تاکہ جو میرٹ پہ لوگ آئیں گے ان کو وہ نوکریاں دی جائے گی۔ اگلے ہی میرے خیال میں 2-3 دن بعد محکمہ تعلیم نے وہ اناؤنس کر دی اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے دی۔
बाद में पता चला कि ग्रेड 1 का उन्होंने ग्रेड और उस हिसाब से पैसे रखे थे, यानी अगर आपको 1 ग्रेड की नौकरी चाहिए तो 1 लाख रुपए रिश्वत देना है, अगर आपको 10 ग्रेड की नौकरी चाहिए तो आपको 10 लाख रुपए रिश्वत देना है। और बदकिस्मती से उसकी बुनियाद पे वो करप्शन की नज़र हुई और आज भी गुलिस्तान हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है और 9,000 लोगों को जो रोज़गार मिलना था वो नहीं मिल सका। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, अयूब साहब, बुशरा कमर साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी जी। दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, स्पेशली जब नौजवानों की बात होती है। पाकिस्तान में एक मसला तो है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस मुस्तकबिल की तरफ देख रही है, उस मुस्तकबिल में जिन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, वो तालीम पाकिस्तान में उस तरह से मुयसर नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है। कुजाब बलूचिस्तान जो कि ज़ाहिर इस्लामाबाद से बहुत दूर है, लेकिन मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट हो, सियासी क़यादत हो, पॉलिटिकल एलीट हो, सरदार हूँ, नवाब हूँ, सब ने मिल के इन बच्चों के बारे में सोचना है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वो नाराज़ रहनुमाओं की तरफ देखेंगे तो शायद उनकी मायूसी को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और मुल्क के इन बच्चों का, इनकी माओं का, इनके घर वालों का बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत सारी गुफ्तगू है। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, इसके मसाइल भी उसी तरह से बड़े हैं। बलूचिस्तान पे हमारे रीजन की बहुत सारी ताकतों की नज़रें भी हैं, बहुत सारे रीजनल बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का मरकज़ भी है। तो वक्त कम था, हमने कोशिश की कि जो चीदा बातें हम कर सकते हैं अपने पैनल से वो करें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के लोगों के पास आपको लेके जाएं और उनके जो सेंटिमेंट हैं इस पॉलिटिकल सारे सिनेरियो में वो भी आप तक पहुंचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।